देखो भाई, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं आज? आज वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट। क्या मतलब हुआ? स्टडी ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स। लाइट की स्टडी करनी है हमने, लाइट को क्या मान करके? वेव मान करके। लाइट को वेव अज्यूम करके पढ़ेंगे हमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसी कोई बात नहीं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 12th क्लास के बिहाफ से आप देखो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके बिहाफ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, ऐसी वैसी चीज़ नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई वी आर स्टडिंग वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों बना ये चैप्टर, कैसे बना, समझ में आया? अभी तक रे ऑप्टिक्स चल रहा था ना, अचानक से वेव ऑप्टिक्स कहाँ से आ गया? और आपने 8, 9 या 10th क्लास तक आपने यही पढ़ा होगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। सही है, सही है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदलने वाली हैं। वेव ऑप्टिक्स कहाँ से आ गई अचानक से? तो लाइट का आज के दिन तो हमें पता है लाइट का क्या है, डुअल नेचर है। लाइट को एज ए स्ट्रेट या पार्टिकल मान के भी पढ़ते हैं हम, लाइट का स्ट्रेट नेचर भी है, और लाइट एक वेव की फॉर्म में भी चलती है। लाइट एक वेव की फॉर्म में भी चलती है, इसलिए एक नया जो चैप्टर है उसी में से बट गया वेव ऑप्टिक्स। चीज़ है समझ में? तो स्टार्टिंग, कहानी की स्टार्टिंग होती है न्यूटन से। देखो, सदियों से लोग लाइट के बारे में जानना चाहते थे कि लाइट है क्या, और लाइट का नेचर है वो कैसा है, बिहेवियर कैसा है लाइट का, समझ में आएगा? और साइंटिस्ट को ये बात बहुत परेशान करती थी कि लाइट जो है एक्चुअल में है क्या चीज़। सोचो इस चीज़ को, अगर आप किसी पर्सन का बिहेवियर जानना चाहते हो, कैसा बिहेवियर है, आपको सिरदर्दी होगी कि नहीं? तो साइंटिस्ट को जानने में भी ये मतलब क्यूरियोसिटी थी कि लाइट का बिहेवियर कैसा था, और उसका हेडेक बहुत ज़्यादा लिया साइंटिस्ट ने, सिरदर्दी है, ठीक है। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है न्यूटन से, ठीक है। न्यूटन जो था वो पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने लाइट के बारे में अपनी पहली थ्योरी दी थी, लाइट के नेचर के बारे में। थ्योरीज 4 आई हैं, 4 थ्योरीज आई हैं लाइट के बारे में। मैं एक एक करके लिख दूँ पहले, थ्योरीज अबाउट लाइट, ठीक है। जो पहली जो थ्योरी थी किसने सजेस्ट की थी? न्यूटन ने। पहली थ्योरी है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, आज हम कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, वेव ऑप्टिक्स कैसे डेवलप हुई। सेकंड, न्यूटन के बाद एक साइंटिस्ट आए हाइगेंस, जैसे चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है आपको, चैप्टर का नाम देख लो आप, इसी के नाम पे है। कई इसको हाइगेंस या ह्यूजन अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर नहीं जाना, हाइगेंस बोलो आप, हाइजन बोलो, ह्यूजन बोलो, हाइगेंस वेव थ्योरी, ठीक। थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। एक एक थ्योरी के ऊपर बात करेंगे बेसिकली डिटेल में, ताकि आपको पता चले कि मतलब कितनी सरदर्दी ली है साइंटिस्टों ने, कितना हेडेक है ये समझिए आप। और लास्ट में एक थ्योरी आई जिसके ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है, आज भी उसके ऊपर काम चल रहा है, दैट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। ये सब थ्योरीज किस लिए हैं भाई? लाइट का नेचर समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड नेचर ऑफ लाइट, समझ में आ गया? तो एक एक थ्योरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली जो थ्योरी है वो न्यूटन ने दी थी, मैंने बोला। कब दी थी वो सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से, पहले आपको समझ में ना 4 थ्योरीज है नेचर समझने के लिए, लाइट के नेचर के समझने के लिए, लाइट का नेचर कैसा है, तो उसको समझने के लिए 4 थ्योरीज हैं। और आज हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि लाइट हैज़ ए ड्यूअल नेचर, डबल नेचर। लाइट के पास कितने नेचर हैं? 2 नेचर हैं। तो आप एक बार समझिए इन थ्योरीज में क्या क्या प्रॉब्लम थी। अगर आप देखते ही आप समझ जाते हो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो मतलब आप बहुत कुछ जान गए इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। शुरू में लाइट के नेचर को
बताने के लिए जो सबसे पहले थ्योरी सजेस्ट की न्यूटन कर्सपिकुलर थ्योरी ऑफ लाइट कब दी थी ये? सन 1675, ठीक है। 1675 में न्यूटन ने अपनी थ्योरी सबसे पहले लोगों के सामने रखी, ठीक है। इस थ्योरी के अचीवमेंट्स क्या हैं, इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। फेलियर ऑफ दिस थ्योरी क्या है, मतलब इस थ्योरी की फेलियर क्या थी, कहाँ फेल हुई है, ठीक है। सो इसने लाइट को क्या माना, न्यूटन ने लाइट को क्या माना, एक कॉर्पुशल माना है। क्या माना है? कॉर्पुशल मतलब एक कोई छोटा पार्टिकल, समझ गया कि नहीं? कॉर्पुशल मतलब छोटा पार्टिकल। और इसने ये चीज़ एज्यूम की कि अगर आप कोई भी लाइट सोर्स ऑन करते हो, चाहे आपके पास ट्यूबलाइट है, चाहे आपके पास कोई बल्ब है, चाहे सन है, कोई भी लाइट का सोर्स है ना, तो उससे बहुत सारे छोटे छोटे कॉर्पुशल्स अबंडेंट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फेंक के मारे जा रहे हैं। और वो सारे कैसे चलते हैं? एक के पीछे एक। किस लाइन में चलते हैं? वो स्ट्रेट लाइन में। क्या ये चीज़ समझ में आई? न्यूटन बेसिकली क्या था? मैकेनिक्स का मास्टर था बेटा, काइनेमेटिक्स, ठीक है, डायनेमिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ये इसकी स्पेशलिटी थी। और इसने लाइट को भी वैसे ही माना, समझ में आएगा? तो इसने क्या कहा? ऑल लाइट सोर्स emits very tiny particles called क्या? corpuscles। समझ में? जितने भी लाइट के सोर्स हैं वो इमिट करते हैं, क्या इमिट करते हैं बताओ? वेरी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इमिट करते हैं, जो क्या है? कॉर्पुशल्स हैं। समझ में आ गया? कॉर्पुशल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसा नेचर है बेटा इसके अकॉर्डिंग? न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट का नेचर कैसा है? स्ट्रेट नेचर। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे बताया? क्योंकि बिना प्रूफ के लोग तो मानेंगे नहीं, सीधी बात है। इसने कैसे बताया कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? एक्सपेरिमेंटली इसने बताया। अगर आप देखो तो न्यूटन का कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट है, वो न्यूटन कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है, ठीक है। इसने क्या किया? 3 कार्डबोर्ड्स ले, ए, बी और सी। 3 कार्डबोर्ड हैं और यहाँ पे तीनों में सेम डायरेक्शन में, सेम हाइट पे 3 पिन होल कर दिए इसमें, छोटे छोटे पिन होल, पिन साइज। अगर यहाँ पे एक कैंडल जल रही है, मान लो इधर, ठीक है, एक कैंडल है इधर, और वो कैंडल अगर उसकी फ्लेम क्या कर रही है? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को इमिट कर रही है, ठीक है। अब ये पार्टिकल आया ऐसे 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 ऐसे, और अगर ऑब्जर्वर इधर है तो ऑब्जर्वर की आई में गया ये पार्टिकल, ठीक है, रेटिना से टकराया और सेंसेशन हुआ और ये ऑब्जेक्ट दिखा, कैंडल की फ्लेम दिख रही है। लेकिन इनमें से कोई भी एक कार्डबोर्ड अगर आप हिला देते हो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे ऊपर या नीचे, कोई भी एक कार्डबोर्ड, तो ये दिखना बंद हो जाती है। चाहे बीच वाला डिस्प्लेस कर दो आप, तो इसके अकॉर्डिंग अगर लाइट अगर मुड़ती, तो कार्डबोर्ड अगर ऊपर करते आप, तो ऊपर करते तो मान लो ये जो है ना, ये होल यहाँ चला गया, मान लो, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट दिखना बंद, ये फ्लेम दिखनी बंद होगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है न्यूटन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप देखो, अगर ये लाइट मुड़ सकती तो यहाँ से मुड़ करके ऐसे आती, फिर इसकी आइज में जाती और ये दिखती फिर, लेकिन नहीं दिखी। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और हम भी ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आपके पास एक छोटी पाइप है, ठीक है, अगर आप उस पाइप को स्ट्रेट करके देखते हो तो आपको जो है लाइट का सोर्स क्लियर दिखता है। लेकिन अगर आप उस पाइप को बेंड कर देते हो तो क्या आप उस सोर्स को देख पाते हो? नहीं देख पाते। न्यूटन की बात गलत नहीं थी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जैसा था उसके अकॉर्डिंग उसने दे दिया। भाई गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया? गलतियाँ किसी से हो सकती हैं और इंसान तो गलतियों का पुतला है, ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूटन की थ्योरी थी, न्यूटन के अकॉर्डिंग ये चीज़ स्ट्रेट लाइन में चलती है और इस एक्सपेरिमेंट से इसने लोगों को वेरीफाई करके बताया, ठीक। अब तीसरी बात जो कॉर्पुशल्स के बारे में इसने ये बताई कि
बात तो सही है। जो कॉर्पस्कल हैं वो ट्रैवल करते हैं अलग अलग स्पीड से, अलग अलग मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं। लेकिन 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 इसने ये बोल दिया कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है रेयरर मीडियम से। क्या समझ में आया? अब आप देख लो मिस्टेक है कि क्या है ना। इसने क्या बोल दिया कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसने लाइट को कॉर्पस्कल माना। एक चीज़ मैं भूल गया कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनको कॉर्पस्कल बोल रहे हैं, ये क्या हैं? इलास्टिक हैं, इलास्टिक, रिजिड है। ठीक है, इलास्टिक है, रिजिड है एंड मासलेस है। मतलब कोई मास नहीं है इनके पास। चीज़ है समझ में? मास नहीं है भाई। क्या मास है? मास नहीं है। लाइट के पार्टिकल्स के पास मास नहीं है तो भी नेग्लिजिबल है, ये समझिए। क्योंकि अगर आप देखो, अगर मास होता तो जैसे आप कोई बल्ब ऑन करते रूम में, तो ऐसे पार्टिकल्स आके टकराते हमारे हेड से और माथा फूट जाता है ऐसे। तो समझ में आ गया ना? तो दीज पार्टिकल्स आर मासलेस। चीज़ है समझ में? अब ये बात गलत है, हमें पता है, आज हमें पता है, लेकिन उस टाइम पे न्यूटन की थ्योरी थी। अब जो डिफरेंट कलर्स आपको दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स हैं, अलग अलग कलर की लाइट आप देखते हो, ये क्यों दिखती है? क्योंकि अलग अलग शेप्स हैं किसकी? कॉर्पस्कल्स की, अलग अलग साइजेस हैं। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट शेप्स एंड sizes of corpuscles, they produce the light of different colors। क्या ये चीज़ समझ में? भाई जो कॉर्पस्कल्स हैं उनका शेप साइज अलग अलग है, इसने ऐसा बोला, और इसी के कारण वो अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग लाइट, अलग अलग कलर की। चीज़ आई समझ में? तो इसमें मिस्टेक कहाँ पे है आप खुद देख सकते हो। ठीक है, ये भी इतनी बात सही नहीं है। लाइट कॉर्पस्कल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये बात भी बिल्कुल गलत है कि डेंसर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, रेयरर में कम होती है। हम पढ़ चुके हैं ये चीज़। कहाँ स्पीड ज़्यादा होती है? रेयरर मीडियम में, जबकि इसने उल्टा बोला है। अगर आप देखो, पानी और एयर है, तो इसके अकॉर्डिंग तो वाटर में स्पीड ज़्यादा है, और जबकि हम क्या जानते हैं आज के दिन, वाटर में स्पीड क्या होगी? कम होगी। क्या ये चीज़ आई समझ में? तो इसकी कुछ अचीवमेंट थी, मतलब इस थ्योरी ने किस किस चीज़ को एक्सप्लेन किया। ये थ्योरी हर टाइम पे फेल होती जा रही थी, ये थ्योरी हर टाइम पे फेल हो रही थी, हर टाइम पे। लेकिन इस नाम में इतना दम था बेटा, नाम में दम था। इस नाम के कारण ये थ्योरी चल रही थी, और बहुत सालों तक थ्योरी चली है, बहुत सालों तक, सिर्फ नाम के कारण। समझ गए? तो आपके नाम में भी इतना दम होना चाहिए। और न्यूटन ने दिया है तो कुछ तो बात होगी, न्यूटन ने ये थ्योरी दी है तो कुछ तो बात है। देखो आप इस चीज़ को, नाम में दम होता है कि नहीं? बंदे के नाम में दम था भाई। ठीक है, नहीं तो नाम में दम नहीं होता ना, तो ये 1-2 साल ही चलती है, 1-2 साल बाद ही फेल हो जाती है। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। सन 1850 में लियोन फोकाल्ट ने ये चीज़ प्रूव कर दी थी। क्या चीज़ प्रूव कर दी थी? कि डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। समझ में आ गया? स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया इसने अलग अलग तरीके से, रोटेटिंग मिरर्स की हेल्प से। किसने? फोकाल्ट ने, सन 1850 में। ठीक है, और ये फोकाल्ट जो है ना, फोकाल्ट को जानते भी नहीं कुछ बच्चे। फोकाल्ट पेंडुलम के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है, फोकाल्ट पेंडुलम, ये एक ऐसा पेंडुलम था जिसकी हेल्प से इसने रोटेशन ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन किया। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन अब आप सोचोगे अच्छा 1850 के बाद कोई थ्योरी आई होगी जिसने इस चीज़ को गलत प्रूव किया होगा। नहीं,
ठीक 1-2 साल बाद ही वो थ्योरी आ गई थी, वो थ्योरी दे दी गई थी जो इस थ्योरी को कह रही थी ये थ्योरी गलत है। समझ में आ गया? फिर मैंने बोला ना ये थ्योरी किसके कारण टिकी हुई थी? न्यूटन के कारण। समझ में आ गया? नाम में दम था, इसलिए थ्योरी इतने साल तक चल गई। देख लो आप, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ, 1678 में ही दूसरी थ्योरी आ चुकी थी। कई बुक्स में 1676 लिखते हैं, और वो थ्योरी किसने सजेस्ट की थी? हाइगेंस ने। ठीक 2 साल बाद ही समझ लो 1678 में ही आ गई थी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। समझ रहे हो? हाँ, तो वेव थ्योरी अब देखते हैं। वेव थ्योरी किसकी? वेव थ्योरी हाइगेंस वेव थ्योरी। पहले इसके एक बार अचीवमेंट्स देख लो, फेलियर देख लो, किन किन चीज़ों को ये एक्सप्लेन करने में हो गई फेल। समझ में आएगा? एक बार वो चीज़ और देख लेते हैं। देखो इससे अचीवमेंट क्या मिली आपको, इसने किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन किया, मतलब इस थ्योरी ने किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइट कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या एक्सप्लेन की इसने? रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया बेटा, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। टिक मार्क लगा रहा हूँ जिन जिन चीज़ों को इसने एक्सप्लेन कर दिया। रिफ्लेक्शन को कैसे? आप जानते हो, अगर एक मिरर है और उस मिरर के ऊपर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती होती है। तो इसने देखो बोला ऐसे कॉर्पुशल्स आते हैं, कॉर्पुशल आए ऐसे, और ये क्या है? मासलेस, और ये यहाँ स्ट्राइक करते हैं कॉर्पुशल्स, और ये बाउंस बैक हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं ऐसे। समझ में गया? क्या है ये? इलास्टिक है। यहाँ पे कौन सा कोलिजन हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन, जिसमें इनकी एनर्जी का लॉस नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन अगर आपने पढ़ा है तो 11th क्लास में, तो यहाँ इलास्टिक कोलिजन है और ये खुद भी क्या है? इलास्टिक है, इसलिए एनर्जी का लॉस नहीं होता। लाइट स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होती है, कॉर्पुशल्स स्ट्राइक करते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब तीसरी चीज़, किस चीज़ को इसने एक्सप्लेन किया? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया इसने। रिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया? यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी, इससे छोटी सी गड़बड़। इसने क्या बोला? जैसे कॉर्पुशल्स आ रहे हैं एक मीडियम से, एक मीडियम से जैसे कॉर्पुशल आए, अब ये है दूसरा मीडियम। समझ गए ना? रिफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? सेट ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम। कॉर्पुशल ऐसे आए, अब ये बैंड क्यों कर गए उसके बारे में देखो इसने क्या थ्योरी दी, मतलब बैंड क्यों हो गए ये। तो इसने बोला कि यहाँ जो एयर है वो इसको इतना ज़्यादा फोर्स अट्रैक्ट नहीं करती, इन कॉर्पुशल्स को ये इतना ज़्यादा फोर्स अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही दूसरे मीडियम में ये एंटर करेंगे ना, तो ये जो मीडियम है ये इनके ऊपर एक फोर्स लगाता है, ज़्यादा फोर्स अट्रैक्ट करता है इनको। समझ में आएगी? तो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है। तो ये रहा नॉर्मल, चलो एक सेकंड के लिए नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ मैं, ये रहा नॉर्मल इस सरफेस के लिए। तो ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये कॉर्पुशल्स जो हैं नीचे की तरफ ऐसे 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 जाएंगे। भाई ज़्यादा फोर्स लगेगा, मतलब नेट फोर्स सिर्फ किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कॉर्पुशल के ऊपर नेट फोर्स। तो भाई ये ऐसे जा रहा था तो ऐसे मुड़ेगा कि नहीं? तो ये इस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं या ये जो मीडियम है ये कॉर्पुशल को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू दिस मीडियम, रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या कर गई है? बैंड कर गई है। चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। समझ में है कि नहीं? अब देखो आप ये चीज़ सही है कि गलत है? हाँ, रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीड ऑफ लाइट अलग है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट अलग है, और चेंज है स्पीड ऑफ लाइट में। जबकि इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ स्पीड इंक्रीज करती है क्योंकि ये मीडियम अट्रैक्ट करता है। देखो इस चीज़ को, समझ में आएगा? तो अब किन चीज़ों को ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गई? फेलियर ऑफ न्यूटन्स थ्योरी। 1 मिनट में देखिए, ये इसको एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सारे फिनोमेना ऐसे थे जो नेचर में दिखते थे अपने को, लेकिन उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इट कुड नॉट एक्सप्लेन किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई? डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है।
ठीक है। किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई? डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पोलराइजेशन, ये क्या बीमारियां हैं जो मैंने लिख दी, ये आगे पढ़ेंगे समझ में आएंगे आप। लाइट ये बिहेवियर शो करती है और ये इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। और लास्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया। तो ये थ्योरी जो है बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, ठीक है। तो दीज आर द फेलियर्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, समझ गए। अब एंट्री होती है हाइगेन्स की, ठीक है, सन 1678। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। अब इसकी जो थ्योरी है हाइगेन्स की, वो और बता दूं मैं आपको। सेकंड थ्योरी आई हाइगेन्स वेव थ्योरी, कब आई? सन 1678, ठीक है। तो बेटा इसने क्या माना? इसने माना लाइट इज ए वेव, लाइट एक वेव है भाई, ठीक है। लाइट क्या है? एक वेव है। और पूछा है, जैसे आपके टाइम पे आप इतने इंटेलिजेंट हो, तो उसी टाइम पे कुछ स्टूडेंट थे इतने आप जितने इंटेलिजेंट थे, उन्हें पूछा फिर वेव कैसी वेव, कैसी वेव है ये? तो उसने बोला, इसने मिस्टेक कर दी, आज तो हमें पता है लेकिन उस टाइम पे, ठीक है, इसने बोला कि ये वेव है, कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। समझ गए? अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है। वेव दो टाइप की हैं, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको चलने के लिए मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। बिना मीडियम के जो वेव नहीं चल सकती वो मैकेनिकल वेव है, बिना मीडियम के नहीं चल सकती है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैकेनिकल वेव दो ही टाइप की हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। तो मैं अगर बोल रहा हूँ तो अपने बीच में मीडियम कौन है? मेटेरियल मीडियम कौन है जिससे अपनी जो ट्रांसमिशन हो रहा है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? बीच में मीडियम कौन है? एयर, समझ गए ना। तो इसको मीडियम की ज़रूरत होती है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। फिर नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, एक मैकेनिकल और दूसरी नॉन मैकेनिकल। उस टाइम पे नहीं पता थी नॉन मैकेनिकल वेव नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिना किसी मीडियम के चलती हैं वो। तो उस टाइम पे एक ही चीज़ पता थी लोगों को कि बिना मीडियम के तो वेव चल ही नहीं सकती, समझ में गया। तो इसने क्या बोला फिर? लाइट कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। फिर आर्गूमेंट हुए, जैसे मैंने बोला, आप जैसे स्टूडेंट थे, उन्होंने पूछा ठीक है सर, जैसे अगर आप देखो सन है और यहाँ अर्थ है, ठीक है, तो सन से अर्थ तक लाइट आती, मान लिया वेव की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ तो वैक्यूम है, मीडियम तो सिर्फ अर्थ के ऊपर है, एयर तो यहाँ सन से अर्थ तक तो वैक्यूम है बीच में। तो इन्होंने अपने हाइपोथेटिकल थ्योरी दी और बोले नहीं, यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे एक मीडियम एग्जिस्ट करता है जो हमको दिखता नहीं है आँखों से, समझ में गया। अपना एक हाइपोथेटिकल मीडियम बना दिया, छोटी मोटी बात नहीं थी। और उस मीडियम का नाम क्या रखा? ल्यूमिनोफेरस ईथर, ठीक है, ईथर मीडियम है, आप देख लेना कहीं पर भी। इसने क्या बोला हाइगेन्स ने? वो मीडियम है जिससे लाइट ट्रैवल करके आती है, बिना मीडियम के तो चल नहीं सकती, क्योंकि आप इस वेव की बात माने तो मैकेनिकल वेव बोला इसने, तो बिना मीडियम के तो चलती नहीं है। अगर वैक्यूम बोलेगा तो फंसेगा। तो इसने हाइपोथेटिकल मीडियम बना दिया, क्या बना दिया? ईथर नाम का, ल्यूमिनोफेरस ईथर, ईथर मीडियम है, ठीक है। अब ये चीज़ इतनी गलत है, आज हम जानते हैं कोई मीडियम नहीं है, समझ गया। सन से अर्थ तक कोई मीडियम नहीं है, सिर्फ क्या है? वैक्यूम। अब ये बात भी ऐसे प्रूव नहीं होगी थी, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था, ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये बात प्रूव हो गई थी कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है और लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तब लोगों ने माना कि कोई मीडियम नहीं है ऐसा, समझ में आएगा, सिर्फ हाइपोथेटिकल है ये, मतलब बनावटी है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि ये जो मीडियम है इट इज़ वेरी डाइल्यूट, ठीक है। ये मीडियम जो है ना ये बहुत पतला है, ये समझिए बहुत हल्का है।
ये मीडियम कैसा बोला इसने, इसके अकॉर्डिंग, हाइगेंस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्या है, ये डाइल्यूट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हल्का है। ऐसा नहीं कि लाइट को रोक रहा है कोई, लाइट मतलब फ्रिक्शन दे रहा है कि लाइट को चलने में दिक्कत आ रही हो कोई ऐसी, तो ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सरासर गलत था। ईथर नाम का कोई मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता, और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट न होता तो फिर मानना ही पड़ता भाई, सीधी बात है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने न्यू समझो बहुत कुछ चेंज कर दिया। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने कई सारे मिरर्स का यूज़ किया, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मिरर्स का यूज़ करके वो देखना चाहते थे कि ईथर नाम का कोई मीडियम है कि नहीं। अब वो एक्सपेरिमेंट हो गया फेल, और वो एक्सपेरिमेंट की फेलियर ही सबसे बड़ी सक्सेस निकली, समझ में आ गया। एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, वही उसकी सक्सेस थी एक्सपेरिमेंट की, यूँ मानिए आप। और उसने ये बता दिया कि इस टाइप का कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, और लाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइट की मीडियम लाइट की जो स्पीड है एक पार्टिकुलर मीडियम के लिए क्या है, कांस्टेंट। लाइट की स्पीड कभी नहीं बदलेगी, लाइट की स्पीड इज़ कांस्टेंट, समझ गए, पूरे यूनिवर्स के लिए। और लाइट की स्पीड इज़ बैरियर, इसने ये भी बताया, किस मीडियम ने, किस एक्सपेरिमेंट ने, कौन सा बोला मैंने, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। क्या बोला, लाइट की स्पीड इज़ बैरियर फॉर दिस यूनिवर्स। आज आप जानते हो लाइट की स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम हुए, ये समझिए आप। लाइट की स्पीड भी ऐसे नहीं आई, कभी आप सोचते, हाँ गलत चीज़ें पढ़ाई जाती थी, फिर क्या होगा, ठीक है ना। जब तक चीज़ प्रूव नहीं होती तो वैसे ही पढ़ाई जाएगी, सीधी बात है। हाँ वो नहीं होता ना, सन से अर्थ तक कोई मीडियम नहीं। हाँ मानना पड़ता है ना भाई, जो बुक में लिखा है भाई ईथर नाम का कोई मीडियम एग्जिस्ट करता है। और आप यकीन नहीं करोगे, पोलराइजेशन है ना, एक लाइट का पोलराइजेशन है, हम पढ़ेंगे, मैंने लिखा था अभी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। उससे पहले तो लाइट को ये मानते थे लाइट एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, जबकि यूनिट 5 आप पढ़ चुके हो, मैंने पढ़ा दी, यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट का नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसी होती हैं, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करें। जबकि ट्रांसवर्स वेव क्या है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कैसा है, ऐसा वेव ऐसे चल रही है, देखो आप। तो पोलराइजेशन जब तक नहीं दिखा ना साइंटिस्ट ने, जब तक साइंटिस्ट ने पोलराइजेशन नहीं देखा था ना, उससे पहले लाइट को क्या माना जाता था, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, क्या करें। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई मैक्सवेल की, और मैक्सवेल ने बताया अरे लाइट वेव है, ठीक है, हाइगेंस का कहना ठीक है, लाइट वेव है, लेकिन किस टाइप की वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैक्सवेल ने बताया। समझ में आ गया। देखो जद्दोजहद चलती आ रही है। अभी आप सोच रहे होगे आप तो सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट में या 1 घंटे में पढ़ के चले जाओगे, लेकिन ये कितनी बड़ी जद्दोजहद पीछे कितने टाइम से चलती आ रही, और कितने ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, कितनी ज़्यादा हेडेक थी साइंटिस्ट को। समझ में आ गया। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये भी ऐसे ही नहीं आ गई है, बहुत सालों की मेहनत है। स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट एंड विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन भाई साहब का ये कहना था कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट लाइट की स्पीड इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट गति से चलती, अनंत। कोई भी बोल सकता है, मैं बोल दूँ क्या जोर आएगा, नहीं। हाँ तो भाई रियलिटी में काम हुआ है, और पिछले 200-300 सालों में बहुत ज़्यादा साइंस डेवलप हुई, समझ गए ना। देख लो आप, डेट क्यों डाल रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चले कब से ये सारी चीज़ें चल रही। 1675 से स्टार्टिंग थी न्यूटन से, फिर मैक्सवेल आया, पहले हाइगेंस आया, इसके बाद हाइगेंस, इसके बाद कौन आया, मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल के बाद आइंस्टाइन आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा समस्याएं चलती रही, देखते जाओ आप। डेट मैं इसलिए तो डाल रहा हूँ, ठीक है। अब हाइगेंस ने बोला, ठीक है बेटा, हाइगेंस ने बोला कि लाइट इज़ ए वेव, लाइट एक वेव है, और कैसी वेव है बता दिया, मैकेनिकल वेव, ठीक। और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए ईथर नाम के मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हम तो ये पढ़ रहे हैं कि किन किन चीज़ों को इसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाई ये थ्योरी, वेव थ्योरी। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को भी एक्सप्लेन किया इसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, कैसे, स्ट्रेट नेचर को। इसने बोला कि लाइट जो चलती है ना, लाइट एक वेव की फॉर्म में, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, बहुत छोटी वेवलेंथ है, तो आप उसको क्या मान सकते हो, एज ए स्ट्रेट नेचर मान सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप क्या मान सकते हो, स्ट्रेट नेचर। क्योंकि मान लो अगर आप, जैसे ये एक दिखा रहा हूँ मैं आपको डायग्राम, एक ये डायग्राम, क्या ये स्ट्रेट नेचर है, नहीं।
अगर आप इसी चीज़ को देखो, मान लो लाइट ऐसे 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 चल रही है, ऐसे 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 बहुत छोटी ऐसे 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 ऐसे, तो क्या ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन नहीं है? समझ में गया? लाइट एज ए वेव भी चल रही है और स्ट्रेट भी तो दिख रहा है आपको ये। तो इसने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया कि लाइट के पास स्ट्रेट नेचर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब ये किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाया? इसका एक्सप्लेन कर पाया ये स्ट्रेट नेचर को। किस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाया ये? इसने रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया। देखो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम वेव नेचर से कि क्या एक्सप्लेन करना है। एंगल आई किसके इक्वल है? एंगल आर के। इसने रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया। रिफ्रैक्शन मीन्स स्नेल्स लॉ याद है ना, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, याद है क्या? यस, स्नेल्स लॉ। तो साइन आई बाय साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज कांस्टेंट। तो इसने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। और किसको एक्सप्लेन किया? वही चीज़ है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होती है? जब दो वेव आ रही है, देखो ठीक है, अगर दो साइड से वेव आ रही हैं तो एक वेव दूसरी वेव में क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी। उसको, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। नाम से पता लग रहा है। नेक्स्ट किसको एक्सप्लेन कर दिया? डिफ्रैक्शन। किसको एक्सप्लेन कर दिया? डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया भाई साहब। यह अचीवमेंट है इसकी। किसको फेल हो गई एक्सप्लेन करने में? पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव कौन सी वेव मानता था ये? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और जबकि पोलराइजेशन को किस नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? किस नेचर से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। कि लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज्यूम करके आप पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो बहुत सारी फेलियर्स हैं, अचीवमेंट भी हैं। ठीक है, अब जो थर्ड जो थ्योरी आई दैट इज मैक्सवेल्स 1873 में बता तो दिया था मैक्सवेल ने 1865 में ही। 1865 में ही मैक्सवेल ने ये बता दिया था कि लाइट जो है ना, लाइट एक ईएम वेव है। लाइट कैसी वेव है बेटा? ईएम वेव है। लाइट में किस किस के वेरिएशन होते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है ना? और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है। जो ईएम वेव चलती हैं, इससे पहले देखो आप बहुत सारी वेव्स होती थी, रेडियो वेव्स होगी, माइक्रोवेव्स होगी, ठीक है, इन्फ्रारेड रेज होगी, अल्ट्रावायलेट रेज होगी, इन सभी को अलग अलग पढ़ा जाता था, सभी की स्टडी अलग अलग की जाती थी। लेकिन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के आने के बाद देखो इसने क्या किया? सभी चीज़ों को यूनिफाई किया और बोला सभी टाइप जब भी आप देखते हो ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। चाहे रेडियो वेव हो, चाहे आपके पास एक माइक्रोवेव हो, चाहे यूवी वेव हो, आपके पास यूवी रेज हो, अल्ट्रावायलेट रेज हो, कोई भी रेज हैं, ऑल ऑफ दीज आर ईएम वेव। कैसी वेव है? ईएम वेव। सभी में किस चीज़ का डिफरेंस है? बस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। सभी की क्या क्या अलग है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग है, बस बाकी चीज़ सेम है सारी की सारी। समझ में गया? और इसके कारण पोलराइजेशन एक्सप्लेन हुआ। पोलराइजेशन पढ़ेंगे हम, टेंशन मतलब। तो पोलराइजेशन इसी चीज़ के कारण एक्सप्लेन हुआ कि लाइट का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव है? लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये नॉन मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है ना? ये बिना मीडियम के चलेगी भाई, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं, वैक्यूम में चलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी वेव। ठीक है, इसके बाद एंट्री होती है देखो अब साइंटिस्ट के आगे कितनी बड़ी समस्या थी ये कि कैसा नेचर माना जाए। न्यूटन का कहना कुछ और है और मैक्सवेल का कहना कुछ और है, हाइगेंस का कहना कुछ और है। समझ में आ गया? तो इसके बाद एंट्री हुई एल्बर्ट आइंस्टाइन की, और उसने थ्योरी दी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्योंकि उसने बेटा एक ऐसा फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिया जो कि कहीं से भी कैसे भी एक्सप्लेन ही नहीं होता था। इसने किस चीज़ का एक्सप्लेन कर दिया? इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमें पढ़ना है, टेंशन मतलब इसकी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया इसने सन 1905 1905 में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? मेन समझा देता हूँ। जब किसी मेटल सरफेस पे, मान लो ये मेटल सरफेस, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई जाए तो यहाँ से इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको उखाड़ फेंकेगी। फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ गए? एक मेटल का कोई पीस है आपके पास, मेटल की प्लेट है, उसके ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर डालें हम तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगी। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब बताओ इस नेचर को आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? क्या वेव मान करके? कैसे? एक वेव आ रही है मान लो, तो वेव किसी इलेक्ट्रॉन को कैसे इजेक्ट आउट कर देगी? तो लाइट का वेव नेचर गलत हो गया कि नहीं? समझ रहे हो? लाइट का वेव नेचर खतरे में पड़ गया। और इसके अकॉर्डिंग लाइट का नेचर कैसा है? अगर आइंस्टाइन के माने तो स्ट्रेट नेचर है। ठीक है, अब इसने बोला कि लाइट जो है ना किसी भी सोर्स से, मैं हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँगा दोनों चीज़ें, ऊर्जा के बंद जो है छोटे छोटे बंडल्स के रूप में फेंक फेंक के मारी जाती है। समझ में गया? किसी भी सोर्स से लाइट जो है ना वो छोटे छोटे पैकेट्स, वेरी स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में पैक होकर के फेंक फेंक के मारी जा रही। समझ में गया? और उन पैकेट्स को क्या नाम दिया इसने? फोटॉन्स। क्या नाम दिया? फोटॉन्स। क्यों नाम दिया फोटॉन्स? क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, क्वांटम लेवल का, मतलब छोटी दुनिया के प्राणी है ना जितने भी, आप देखो अपने जितने भी छोटी दुनिया के प्राणी हैं उनके सभी के पीछे एक ही सरनेम है, ऑन। तो सफिक्स वर्ड लगा हुआ है ऑन सभी के पीछे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, बोजॉन, लेप्टॉन्स, पता नहीं कितने, सभी के पीछे सरनेम क्या है? ऑन, सफिक्स। तो इसने भी फोटो यानी कि लाइट के पीछे क्या लगा दिया? फोटॉन्स। छोटे छोटे बंद पैकेट हैं एनर्जी के जो सोर्स से फेंक के मारे जा रहे हैं। और अपने को क्या लग रहा है? लाइट कंटिन्यूस है, लेकिन ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने छोटे फोटॉन्स हैं, ये जब ये आ रहे हैं तो जब ये आएंगे तो अपने को क्या लगेगा? ये कंटिन्यूस आ रहे हैं, और ऐसे एक एक अलग अलग आ रहा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। समझ में गया? अगर क्वांटम लेवल पे देखा जाए, छोटी दुनिया के लेवल पे, तो एक एक फोटोन क्या है? अलग अलग। और अपने लिए सारे क्या हैं? कंटिन्यूस आ रहे हैं। चीज़ है समझ में? अब इसने बोला कि फोटोन का नेचर कैसा है? स्ट्रेट नेचर। अब डुअल नेचर देखो कहाँ से और कैसे बना। तो बोला कि इसको बोला गया कि यार जो पीछे जो थ्योरी जितनी भी आई हैं, ये हम वेव थ्योरी या फिर इससे पहले हाइगेंस की वेव थ्योरी थी, क्या ये सारी गलत हैं? क्या ये सारी गलत हो जाएंगे? आप मानते हो लाइट का या फोटोन का चलने का नेचर कैसा है? स्ट्रेट। बोला आप ऐसा कैसे मान सकते हो? कौन कह रहा है कि जो वेव थ्योरी है गलत है? कौन कह रहा है? बोला आपने ही तो प्रूव कर दिया अभी वेव थ्योरी गलत है। बोला नहीं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, क्या किसी ऑब्जेक्ट के दो कलर नहीं हो सकते? एक ऑब्जेक्ट के दो कलर नहीं हो सकते? ये एक ऑब्जेक्ट है मार्कर आपके पास, ये इतना क्या है? वाइट, और इतना क्या है? ब्लैक। बिल्कुल वैसे ही एक लाइट के दो नेचर नहीं हो सकते क्या? समझ में गया? तो लाइट जब तक चलेगी वो फैलेगी, स्प्रेड करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव थ्योरी सही है। लाइट जब किसी चीज़ से टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, तो कैसे बिहेव करेगी? एज ए पार्टिकल। समझ गए? तो लाइट जब तक चलेगी फैलेगी, स्प्रेड होगी इन ऑल डायरेक्शंस, और जब किसी चीज़ से स्ट्राइक कर जाएगी ना, तब कैसा नेचर शो करेगी? स्ट्रेट नेचर, पार्टिकल नेचर। समझ गए ना? फोटोन इज ए पार्टिकल, वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल, पैकेट ऑफ एनर्जी। समझ गए? तो अब देखो ऐसे डुअल नेचर बना है, और आइंस्टीन ने बोल दिया था कि लाइट का डुअल नेचर एक्सेप्ट कर लो भाई, बिना किसी सिरदर्दी के। लाइट के पास दो नेचर हैं मान लो, तो तब से लाइट के कितने नेचर माने जाने लगे? डुअल नेचर। समझ में आ गया? वेव ऑप्टिक्स कहाँ से डेवलप हो गया? वेव ऑप्टिक्स कहाँ से आ गई? लाइट के दो नेचर हैं, इसलिए पहले तो स्ट्रेट नेचर मान के पढ़ना पड़ेगा, और फिर क्या मान के पढ़ना पड़ेगा? वेव नेचर। आया कुछ समझ में? इंट्रोडक्शन इसका। कल हम क्या पढ़ेंगे? हाइगेंस प्रिंसिपल। चैप्टर का इंट्रोडक्शन था आज, तो केवल कल ओरिजिनली हम चैप्टर में एंटर कर जाएंगे। ठीक है।